भाभी, मेरे लिए एक कप कॉफी बनाकर ले आए। जी भैया, बस इस कमरे की थोड़ी सी झाड़ू रह गई है, मैं बस झाड़ू लगा दूं, फिर आपके लिए कॉफी बनाकर ले आती हूँ। भाभी, अपने औकात में रहे। अरे, अपने आप को क्या समझती हैं आप? अपने आप को इस घर की बड़ी समझने लगी हैं, मुझ पर हुक्म चला रही हैं। मुझे पलट कर जवाब दोगी? पर भैया, मैंने तो सिर्फ 2 मिनट। खामोश! मेरे सामने तुम्हारी ये चूंचड़ा नहीं चलने वाली। भैया नहीं है यहाँ पर। अरे, इस घर पर अब मेरी हुकूमत है। मैं जो भी चीज मांगू, हर काम छोड़कर पहले मुझे मिलनी चाहिए। अरे बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, इसको ना इसके औकात में रखना चाहिए। बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, अपने आप को मालकिन समझना शुरू कर दिया इसने, उड़ने लगी है। सोच रही होगी कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, लेकिन तूने अच्छा किया इसके साथ। अरे, इस जैसी लड़की को ना हर वक्त इसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भाभी अपने आप को मलका समझना शुरू कर देती हैं। अरे, तो भूल ही बैठी हैं कि इनके अलावा भी इस घर में हम 3 लोग रहते हैं। अब यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? क्या अभी भी समझ नहीं आया कि मुझे क्या चाहिए? जल्द से जाओ किचन में और जाकर मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ, वरना मुझे समझाने के और भी बहुत से तरीके आते हैं। जी भैया, अभी लेकर आती हूँ। ये है नंदिनी और उसका ससुराल। नंदिनी और देव की शादी 3 महीने पहले हुई थी। देव शादी के 7 दिन बाद ही ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। उसकी ट्रेनिंग 1 साल की थी और 1 साल के पहले वो आ नहीं सकता था। और तो वहाँ पर ज्यादा मोबाइल भी अलाउ नहीं था। सिर्फ देव 5 मिनट के लिए घर में बात करता था, जिसमें भी कभी देव की माँ, कभी बहन और कभी भाई बात करते। बेचारी नैना की तो कभी बारी आती ही नहीं थी। बेचारी नंदिनी तो अपनी सारी जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन उसका सास, देवर और उसकी ननद उस पर हर वक्त बस अत्याचार करते, क्योंकि वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नंदिनी को पता चले कि इस घर के सारे खर्चे देव चला रहा है। इसलिए नंदिनी के ससुराल वाले शुरू से इसे दबा के रखना चाहते थे, ताकि कल को नंदिनी ये ना कहे कि मेरे पति की कमाई है। हाँ, अगर भाभी ने ये सब कुछ भैया को बता दिया तो? अरे बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर उस कल की आई लड़की पर विश्वास करेगा? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरी बातों पर विश्वास करेगा। और वैसे भी हम कौन से बात करने देते हैं? और अगर नंदिनी बात कर भी ले देव से, तो हर वक्त हम से कोई ना कोई इसके पास होता है। तो तुम्हें लगता है उसकी हिम्मत होगी कि वो देव को सब कुछ बता सके? हाँ माँ, ये तो है। इसलिए जब भी भैया का फोन आता है ना, मैं भाभी के आसपास रहती हूँ। तू सुन छोटी, तू ना बहुत बड़बोली है। ये ना हो हर वक्त पटर पटर करती रहती है कि भाभी की बातों में आकर इस घर की पोल पट्टी भाभी को बता दे। अरे भैया, क्या बातें कर रहे हैं आप? आपके लिए देकर ना हर वक्त बातें मुझ पर ही आती हैं। मुझे क्या पड़ी है कि मैं भाभी को कुछ भी बताऊं? अरे चन्नन, तुझे छोड़ दे। वैसे भी मैं घर में 24 घंटे रहती हूँ, मेरी हर वक्त नजर बहू पर होती है। ठीक है माँ, आप अपनी नजरें हर वक्त भाभी पर रखना। आज तो हाथ धोगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कैसे मेरे देवर जी ने मुझ पर हाथ उठाया। अरे अपनी भाभी पर। भाभी तो मासूमा होती है, माँ की तरह होती है ना। अगर आज ये मेरे पास होते तो इनकी हिम्मत होती? कोई भी हिम्मत न करता मुझ पर हाथ उठाने की। और माँ जी, उनको तो देखो, वो देवर जी को मना करने के बजाय कैसे शह दे रही है। मैं सारे काम तो वक्त पर करती हूँ। आज सिर्फ मैंने कहा था थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ा सा झाड़ू रह गया है। काफी की थोड़ी सी देरी के लिए उन्होंने मुझ पर हाथ ही उठा दिया। उनको जरा शर्म नहीं आई। भाभी, भाभी! अरे भाभी, अपना ये रोना धोना बंद करें और जल्दी से ना, मैं लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए। मुझे लंच बना कर दे और नाश्ता भी बना दे। और हाँ, जहाज से मेरे कपड़े भी जल्दी इस्त्री कर दे। पता है ना, मैं लेट हो जाती हूँ सुबह सुबह। ठीक है दीदी, अभी बना देती हूँ। माँ के लिए ना मूंग की दाल की खिचड़ी बना लेना। और हाँ, भैया के लिए कुछ स्पेशल बनाना। आपको तो पता है आपकी वजह से उनका आगे मूड कितना खराब है। अगर आपने ऐसा कुछ नाप रहे हैं तो अब तो जानते हैं भैया का गुस्सा। इन लोगों ने तो मेरा फोन भी ले लिया है, मैं इनसे बात भी नहीं कर सकती। अगर ये लोग थोड़ी बहुत बात करवा भी दे तो हर वक्त कोई ना कोई मेरे पास रहता है। मैंने बता भी नहीं सकती कुछ, लेकिन मैं उनको बता के परेशान भी नहीं करना चाहती। वो बाहर है, परदेश में है, और परदेश में रहकर आगे वो अकेले हैं, परेशान होंगे अगर मैंने उनको कुछ बताया तो। अब तो जो भी होगा मैं सिर्फ चुपचाप सहूंगी, और जब ये आएंगे इनको सारा कुछ सच सच बता दूंगी। भाभी,
मेरा लंच बना है कि नहीं? ये नहीं दीदी, आपका लंच तैयार है। जब से मैं उठी ना तब से आपकी रोनी सूरत देख रही हूँ। लगता है आज का पूरा दिन ही मनूस गुजरेगा। अपनी नूसत पूरे घर में बना रखी है आपने। हाँ, आज मैं तेल लगा रही थी ना तो गलती से तेल सारा फर्श में गिर गया था, तो मैं रूम की अच्छी से सफाई कर देना आज। खबरदार मैं जब वापस आऊँ तो मुझे तेल के एक भी चिमटा नजर आए। जी दीदी। अरे हाँ बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, यहाँ सब कुछ ठीक है, तू आराम से रह वहाँ। माँ, नंदनी कहाँ है? बहुत दिन हो गए हैं, नंदनी से बात ही नहीं हुई कोई। अरे हाँ बेटा, नंदनी तो मेरे पास ही बैठी है। रुक, तेरी बात करवाती हूँ। एक बात याद रखना, मेरा बेटा परदेश में है, उसे कुछ भी उल्टा सीधा बताने की कोई जरूरत नहीं, वरना बाद में तुम्हारी खैर नहीं। मैं फोन स्पीकर पर लगा रही हूँ। हेलो। कैसे नंदनी? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? पर नंदनी, तुम्हारी आवाज से लग रहा कि तुम ठीक होगी। कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस साइड में थोड़ा सा दर्द था, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि आवाज बारी बारी सी है। अरे नंदनी, क्या हुआ? तुम चुप क्यों होगी? कुछ हुआ है क्या? कुछ तो बोलो। नहीं जी, सब कुछ ठीक है, बस साइड में थोड़ा सा दर्द है, दवाई खा के आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अब यहाँ की चिंता मत करें। ठीक है नंदनी, लेकिन यहाँ से दवाई जरूर खा लेना। अरे बेटा, तू यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कर, यहाँ सब कुछ ठीक है, तू बस मन लगाकर अपना काम कर। मम्मी, भैया से पूछे ना कि अभी तक पैसे क्यों नहीं बेचे, इतनी ज्यादा तारीख हो गई है। अरे देव बेटा, मुझे याद आया, आज 4 तारीख हो गई है, तूने अभी तक पैसे ही नहीं बेचे। राशन पानी सब कुछ खत्म हो गया है, अगर तू टाइम निकाल कर पैसे भेज देता तो। अरे हाँ मम्मी, मुझे बस याद नहीं रहा, जहन से निकल गया था। मैं आज ही पैसे भिजवा देता हूँ। मम्मी, भैया से कहीं पैसे ज्यादा भेजना है इस बार। अरे देव बेटा, वो क्या है ना, इस बार मेहमानों का आना जाना ज्यादा हो गया था, तो इसलिए ना तू ज्यादा पैसे भेजना। छोटी की भी फीस देनी है, अभी तक कोई फीस दी नहीं, इतने खर्चे बढ़ गए हैं। मेहमान? मम्मी, कौन से मेहमान? अरे बेटा, कौन से मेहमान? ये बहू के मेके वाले। और कौन से? तुझे तो पता है वो गांव के रहने वाले हैं, जब भी शहर आते हैं ना यही रुकते हैं। अब इस तरह अच्छा थोड़ा ना लगता है, फिर वो इतने दिन रह के जाते हैं। और तो बहू के भी खर्चे बढ़ गए हैं, उसको भी तो मुझे हाथ से खर्च पानी देना पड़ता है। इतना झूठ बोलती है ये, आज तक मुझे 1 रुपया बिंदिया खर्चने के लिए, और कह रही है कि मुझे हाथ पर खर्च देना आता है। चल ठीक है बेटा, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत से काम है, फिर बात होगी। जी ठीक है माँ। मम्मी जी, मेरे मेके से कब कोई आया है यहाँ रहने के लिए? और तो आप कितना झूठ बोल रही थी, कह रही थी कि आप मुझे खर्चा देती हैं तो पैसे खत्म हो जाते हैं। आपने मुझे कब दिया कोई खर्चा? आज तक तो मुझे 1 रुपया भी दिया नहीं। अच्छा, तो आप तो मुझसे हिसाब लेगी, है तो इतनी औकात? नहीं माँ जी, मैं कोई हिसाब नहीं मांग रही। अरे आपने अगर पैसे लेने तो अपने नाम से लेना, इस तरह मेरे मेकोला का नाम लेकर आप पैसे क्यों मंगवा रही हैं? बेटा, बहुत जुबान चल रही है इसकी, जरा इसको ऐसे औकात तो याद दिलवा। भैया मुझे छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। अब बता, कहाँ दर्द हो रहा है तुझे बहू? जब जब औकात से ज्यादा अपना मुंह खोलोगी ना तो ऐसे मेरे हाथ उठेंगे। अरे आपको शर्म नहीं आती अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाते हुए? कुछ गैरत बाकी है कि नहीं? माँ जी, किसी को कभी इतना नहीं सताना चाहिए कि वो ना चाहते हुए भी अपना मुंह खोलना शुरू कर दे। रुको, लगता है तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा, और मार की जरूरत है तुझे। बस बस देवर जी, अगर आपने अब मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की ना तो देखना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नंदिनी को समझ आ गई थी कि अब उसकी औकात इस घर में क्या है। अगर वो इसी तरह मार खाती रही तो वो हर रोज बच्चों की तरह सिर्फ मार ही खाएगी। उसने किसी तरह हिम्मत करके उसका हाथ रोक दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे तूने मेरा हाथ पकड़ा? अरे तुम कितने नीच और घटिया इंसान हो, मैं तुम्हें भैया भैया कहकर कितनी इज्जत देती हूँ, और तुम होकर मेरे पर हाथ उठाते हो, मुझे बच्चों की तरह मारते पीटते हो। तू 2 टके की औरत मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाएगी, उसका हाथ रोकेगी? माँ जी, आप कितने महान हैं। आप अपने बेटे को समझाने के बजाय कि वो गलत कर रहा है, उसे शह दे रही है, उसे कह रही है कि अपनी भाभी को उसकी औकात याद दिला। अरे मैं इसकी कोई पत्नी नहीं जो मुझे मेरी औकात याद दिलवाएगा। मैं इसकी भाभी हूँ, कुछ तो इज्जत रखे। अरे तू कर क्या लेगी, क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा देव को बता देगी ना, मैं तुझे बताने दूंगी तभी बताएगी ना, मैं तुझे से बात नहीं करने दूंगी। ठीक है माँ जी, आप नाम बताने दीजिएगा। आपको क्या लगता है ये पूरी जिंदगी घर से बाहर रहेंगे, कभी वापस नहीं आएंगे? मैं तब बता दूंगी। अरे तुझे क्या लगता है कि मेरा बेटा देव तेरी बातों पर विश्वास करेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ अपनी माँ और बहन की बातों पर यकीन करेगा। हम उसे बताएंगे कि तूने हमारे साथ क्या क्या किया, फिर देखना कैसे तुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकालते हैं। माँ
माँ जी, ये तो उनका बड़ापन है कि वो अपनी माँ बहन पर इतना यकीन करते हैं, और आप लोग इस बात को गलत फायदा उठा रहे हैं। माँ जी, सच को दबाया जा सकता है पर छुपाया नहीं जा सकता। कब तक आप दबाएंगे सच को? एक न एक दिन सच सामने आ ही जाएगा किसी भी रूप में। जा, जो करना ना कर ले, लेकिन याद रखना अपने आप को इस घर की महारानी न समझना, क्योंकि मैं तुझे कभी इस घर की महारानी बनने नहीं दूंगी। हाँ जी, मुझे महारानी बनने का कोई शौक भी नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि मैं इज्जत की जिंदगी गुजारूं। यो मारपीट करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ओह, महारानी को इज्जत चाहिए। देख है तो चंदन, इसे ना इसकी इज्जत याद दिलवाते रहना जरा। बहू, तू याद रखना, तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर मेरा बेटा ट्रेनिंग करके आएगा भी तो कितने दिन के लिए? हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, फिर वापस आ जाएगा। तूने लेकिन हमेशा हमारे साथ रहना है, इसलिए बेहतर है कि तू अपनी औकात में रहे। वैसे भी मेरे चंदन को ना तेरी औकात याद लाना बहुत अच्छे से आता है। कितनी देर तक उसे रोकेगी? आज रोक लिया तो क्या समझ रही है कि तूने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया? और याद रखना, देव मेरा बेटा है, वो सिर्फ मेरी बातों पे यकीन करेगा। चल चंदन। माँ जी को क्या लगता है मैं कभी भी अपनी बात इनको नहीं बता सकती, और क्या ये मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बात पे यकीन ये जरूर करेंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इज्जत की जिंदगी गुजारूं। मैं इस तरह रोज रोज मार खाकर और इस तरह की घुटन परिस्थिति की बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब धीरे धीरे 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, पर उसकी सास और देवर के रवैये में कोई फर्क नहीं आया था। वो उसी तरह से दिन रात काम करवाते और मारते पीटते। नंदिनी कोशिश भी करती कि वो मार ना खाए, लेकिन वो अपने देवर के आगे बहुत कमजोर सी थी। लेकिन वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती और आहिस्ता आहिस्ता सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे उसने, जिसकी वजह से उसका पति उस पर यकीन कर ले। उसकी सास तब और शेर हो गई थी। उसे यकीन हो गया था कि नंदिनी अब उसके बेटे को कुछ नहीं बताएगी। अब तो हद हो गई थी। उसके देवर के साथ साथ उसकी सास ने भी उस पर अत्याचार शुरू कर दिया था। अरे बेटा, क्या हो गया है? तू इतनी घबराई हुई क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? अरे माँ, आपको पता है शिमला आंटी पूछ रही थी मुझसे कि तुम्हारे घर से तुम्हारी भाभी की इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों आ रही थी? कुछ हुआ है क्या? क्या? अरे शिमला की बच्ची भी ना जब देखो किसी न किसी के घर में तांग तांग करती रहती है। इसे क्या जरूरत पड़ी हमारे घर के मामलात में तांग कराने की? इसे तो मैं पूछ लूंगी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर भैया को सब कुछ सच पता चल गया तो क्या करेंगे हम लोग? अरे मनहूस लड़की, चुप कर जा। ये तो क्या कह रही है? भला देव को कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? अगर नंदिनी बता भी दिया तो कौन इसकी बात पे यकीन करेगा? देव नहीं, वो बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। माँ, आप प्लीज कुछ देर तक ना ये अत्याचार अपना रोक दे। मैं नहीं चाहती कि भैया को कुछ भी पता चले, वरना भैया मेरी शादी पर कोई पैसा नहीं लगाएंगे। मेरी शादी पर कैसे होगी धूमधाम से, जैसे मैं चाहती हूँ? मैंने हमेशा से चाहा मेरी शादी बहुत बड़ी और एक प्रिंसेस की तरह हो। तू चुप कर, तुझे अपनी शादी की पड़ी है? तूने सोचा भी है अगर एक बार भी तेरी भाभी ने इस घर पर हुक्मरानी शुरू कर दी ना, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। सब कुछ वही चलाएगी, क्योंकि इसका पति इस घर को चला रहा है। और तेरा छोटा नकम्मा भाई, वो तो कुछ करता नहीं। वो तो ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का है, कुछ भी नहीं करता। अब जाकर ना अपनी भाभी को परेशान कर। ठीक है माँ, कल समझ आ गया है कि इस छोटी को किसी न किसी तरह लालच देके अपने कब्जे में किया जा सकता है, अपने साथ मिलाया जा सकता है। भाभी, खाने में क्या बना रही हैं आप? जो तुम कहो, बताओ क्या खाना पसंद करोगी? हैं? भाभी को आज क्या हो गया है? अरे बोलो भी दीदी, इतनी हैरान क्यों हो रही हैं आप? अभी ऐसी भी क्या बात है? आप इतना मीठा क्यों बोल रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? वो क्या है ना छोटी, कुछ सालों में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ तब तक तुम्हारी खूब खिदमत करूँ, खूब सेवा करूँ। जो तुम कहोगी वही किया करूँगी। तुम्हारी मर्जी का खाना बनेगा। और तो मैं तुम्हारी शादी के लिए इतना कुछ सोच रखा है। जैसे राजा महाराजों की शादी होती है, बिल्कुल वैसे शादी सोच रखी है मैं तुम्हारे लिए। वैसे सपना देखा है मैंने। सच भाभी, सच? अब सच कह रही है ना? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, पर लगता है मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। हैं? क्यों भाभी, क्यों नहीं पूरे कर पाएंगे आप? दीदी, आपको तो पता है ना, आपके भैया इस वक्त कलकत्ता में हैं और पूरे 6 महीने वही रहेंगे। मैंने सोचा था वहाँ से शॉपिंग करूंगी। अरे वहाँ का सोना बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल प्योर होता है। लेकिन अब आप ही देखे ना, इनसे मेरी बात ही नहीं हो पाती, इनको मैं बता ही नहीं पाती। अब मैं कैसे करूंगी शॉपिंग? क्या? मेरी शादी की शॉपिंग? हाँ, मैंने सुना है कलकत्ता में सोना भी बहुत सस्ता होता है। सोचा था तुम्हारे लिए कुछ गहने बनवा लूंगी, लेकिन अफसोस तुम्हारे भैया से बात ही नहीं हो पाती। वाह भाभी, मेरे लिए कितना सोच रही हैं। भाभी तो बहुत अच्छी है।
अगर मैं किसी तरह माँ से मोबाइल लेकर भाभी को दे दूं तो मेरी शॉपिंग हो जाएगी, जिससे मैं चाहती हूँ मेरी शादी बिल्कुल वैसी होगी। आप ये सब कुछ छोड़िए, अब आपके लिए मैं कुछ खरीद तो नहीं सकती, लेकिन आपका पसंद का कुछ बना तो सकती ना। बताइए क्या खाएंगे आप? अरे भाभी, आप मेरी बात सुनिए, मैं किसी न किसी तरह से मम्मी से मोबाइल लाकर आपको दे दूंगी, आप बेस से बात कर लेना। लेकिन हाँ, सारी बात से मेरी शॉपिंग की होनी चाहिए, इसके अलावा कोई बात ना करना, फिर मैं मम्मी को फोन वापस दे आऊंगी। आप किसी को भी ना बताना कि मैंने आपको फोन लाकर दिया है। क्या छोटी, तुम्हें क्या मुझ पे भरोसा नहीं? मुझे क्या पड़ी है कि मैं इधर उधर की बातें करूं? तुम्हें तो पता है तुम्हारे भाई के पास भी कहाँ फुर्सत होती है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी शॉपिंग की बात करूंगी, इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगी। ठीक है भाभी, मैं मोबाइल लेकर आपके कमरे में रख दूंगी, आप वहाँ जाकर भैया से बात कर लेना। ये चिड़िया तो चलो फंस गई मेरे जाल में। अब देखना इसके भैया को मैं कैसे बताऊंगी कि ये लोग कैसे मेरे साथ इतना बुरा सलूक करते हैं, मेरे ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, इनकी पत्नी के ऊपर हाथ तक उठा रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ देव जी। हेलो नंदिनी, अरे क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। देखिए जी, मैंने इतने दिनों से आपको कुछ नहीं पता। मैंने सोचा कि आप परदेश में रहकर परेशान रहेंगे, इसीलिए मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही। अरे नंदिनी, मुझे बताओ क्या बात है, तुम मुझे परेशान कर रही हो? सच कहती हूँ, मुझे लगता है कि आपके घर वाले एक दिन मेरी जान ले लेंगे। नंदिनी, ये तुम क्या कह रही हो मेरे घर वालों के बारे में? सच कह रही हूँ देव जी, यहाँ तक के देवर जी ने तो 3-4 बार मुझ पर हाथ भी उठाया है। नंदिनी, जो भी बोल रही हो सोच समझ के बोलो। मेरे घर वाले कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकते। नंदिनी फोन पर अपने पति से बात कर ही रही होती है कि उसकी सास आकर उसे मोबाइल छीन लेती है और अपने बेटे की बातें सुन लेती है। अरे सुन लिया ना तूने? अरे तुझे क्या लगता है कि तू हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काएगी और मेरा बेटा चुपचाप तेरी सारी बातें मान लेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। देख लिया ना तूने कि वो तेरी बातों पर विश्वास नहीं करता। अरे मुझे तो पहले ही पता था मेरा बेटा मुझ पर भरोसा करता है। अब आ गया तुझे स्वाद। आहिस्ता आहिस्ता नंदिनी के ससुराल वाले उस पर ज्यादा अत्याचार करना शुरू हो गए थे, क्योंकि अब तो उन्हें यकीन हो गया था कि उनका बेटा उन्हीं की बात सुनेगा, अपनी पत्नी पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। और नंदिनी बेचारी चुपचाप अपने सास ससुर देवर जी के अत्याचार को सह रही थी। इसी तरह दिन आहिस्ता आहिस्ता बीत रहे थे। अब तो नंदिनी का देवर नंदिनी को जानवर की तरह पीट रहा था, बात बात पर उसे धक्के मारता और कहीं घर से घसीट कर बाहर निकाल देता। और नंदिनी जब अपने ससुराल वालों का विरोध करती तो वो उसे नंदिनी को जान से मारने की धमकियां देता। अब तो नंदिनी के ससुराल वालों को यकीन हो गया था कि देव अपने पूरे साल की ट्रेनिंग करके ही वापस आएगा। लेकिन फिर अचानक, अरे तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी औकात है? अरे निकाल इस मनूस को घर से बाहर। मुझसे जुबान लड़ाएगी? आई बड़ी हमसे जुबान लड़ाने वाली। नहीं नहीं भैया जी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी प्लीज आप इन्हें रोके, मुझे छोड़ दे। चेतन, भैया आप? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी पर हाथ उठाने की? उठो नंदिनी, मुझे माफ कर दो नंदिनी। तुमने मुझे कितना समझाया, कितना बताया, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास न कर सका। अरे मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ इतना कुछ हो रहा है और मुझे कुछ खबर ही नहीं। अरे देव बेटा, जो तू देख रहा है वो सच नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है बेटा। चेतन, माफी मांग अपनी भाभी से, भाभी माँ के समान होती है। अरे तुझे तो चाहिए पैर पकड़ के अपनी भाभी से माफी मांग। क्यों क्यों माफी मांगे चेतन इससे? और तुम ये आते ही कैसी बातें करना शुरू हो गए हो? लगता है तुम अपनी बीवी के काबू में हो गए हो। तू इस काल की आई हुई लड़की के लिए अपनी ही माँ और अपने ही भाई से यूं बदतमीजी कर रहा है। माँ, नंदिनी इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं, और थप्पड़ खाना इसकी किस्मत नहीं। ये तुम्हारी सोच की गंदगी है। किसी को कोई हक नहीं कि वो मेरी पत्नी पर हाथ उठाए। भैया, अब कल की आई इस लड़की के लिए मुझसे जुबान लड़ाए, मुझ पर हाथ उठा रही हैं। अरे ये इतनी खास लगती है आपकी क्या? अरे मैं आपका लाडला भाई हूँ, आप सब भूल गए हैं क्या? तू अगर मेरा भाई है तो ये भी मेरी पत्नी है, और तू मेरा भाई बनने से पहले एक इंसान बन। अरे तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया, किस हक से हाथ उठाया? तुझे जरा शर्म नहीं आई कि ये तेरी भाभी है, तुझसे रिश्ते में बड़ी है? अरे मान सम्मान देना तो दूर की बात, तुम लोगों ने नंदिनी को, तुम लोगों ने तो इंसान भी नहीं समझा। आज के बाद मेरी पत्नी पर किसी ने हाथ उठाया या उसके साथ बुरा व्यवहार किया
तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और माँ, आपने भी चतन के इस बुरे व्यवहार में उसका साथ दिया, बजाय ये कि आप उसे रोकते, उसे समझाती। लेकिन आप तो उसके साथ ही मिली हुई हैं, उसे और बढ़ावा दे रही हैं। अगर मैं इस घर पर नहीं था तो मेरे पीछे मेरी पत्नी की जिम्मेदारी आपकी थी। आपको चाहिए था कि आप मेरी पत्नी का ख्याल रखती, लेकिन आपने तो मेरी पत्नी को नौकरानी बना दिया, जो दिन रात आप लोगों की फ्री की नौकरानी बनी रहती, वो आपकी गुलामी करती, और तो और आप लोगों की मार भी सहती। अरे ये बेचारी ये सब कुछ कब तक बर्दाश्त करती रही? इतने दिनों तक तो ये खामोश रही। जब इसने मौका पाकर मुझे बताया तो मैंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह भी यकीन था कि नंदिनी ऐसी लड़की नहीं है जो दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाए। इसीलिए मैं सच्चाई की खोज में आज के आज यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो मेरे सामने आ गया। अरे मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा खुद का सगा भाई मेरी ही पत्नी पर हाथ उठाएगा। और छोटी, तुम भी बहुत बड़ी हो गई हो, बहुत पढ़ निकल आए हैं तुम्हारे। अरे एक काम करता हूँ, आज के आज ही तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढता हूँ, तुम्हारी शादी करवा के यहाँ से रफा दफा कर देता हूँ, और तुम फिर अपनी समझदारी अपने ससुराल वालों को दिखाना। भाभी, भैया, मुझे माफ कर दो। ये सब मैं नहीं करना चाहती थी, मम्मी की वजह से किया। प्लीज मुझे माफ कर दे। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। चतन, गलती नहीं, गुनाह किया है तूने, गुनाह, और गुनाह की माफी नहीं होती। अब मैंने फैसला कर लिया है, इस घर की मालकिन नंदिनी बनेगी। अब इस घर में वही होगा जो नंदिनी चाहेगी, क्योंकि ये घर मेरे कमाए हुए पैसों से चलता है। अब से मैं जो भी पैसे भेजूंगा वो नंदिनी को ही भेजूंगा। अब जिसे भी पैसों की जरूरत होगी वो नंदिनी से ही पैसे मांगेगा, और नंदिनी को पाई पाई का हिसाब भी देगा। बोलो, तुम सबको मंजूर है? मंजूर है तो ठीक, नहीं तो मैं और नंदिनी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं, और मैं तुम लोगों को खर्चा भी नहीं भेजूंगा। अरे मेरी ही कमाई खाकर मेरी ही पत्नी पर रौब दिखा रहे हो तुम लोग। वो भी सिर्फ 1 साल की ही दिक्कत है, क्योंकि 1 साल तक मेरी ट्रेनिंग चलनी है, और ट्रेनिंग के दौरान मैं अपनी पत्नी को साथ नहीं लेकर जा सकता। और 1 साल के बाद तो मैं खुद ही अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। और हाँ, इस 1 साल के दौरान अगर तुम लोगों का व्यवहार मेरी पत्नी के साथ बुरा रहा या फिर मारपीट की, तो फिर मैं तुम लोगों को जाने के बाद 1 रुपया भी नहीं भेजूंगा। और माँ, आप तो जानती है कि आपका छोटा बेटा कितना नकम्मा है। क्या होगा आपका, क्या होगा इस घर का? क्या आपका छोटा बेटा इस घर की रोटी चला लेगा? और हाँ, जब मैं यहाँ से लौटूंगा तो मेरी पत्नी का फोन यानी कि नंदिनी का फोन हमेशा नंदिनी के पास ही होना चाहिए, और आइंदा से मैं नंदिनी के साथ वॉइस कॉलिंग में नहीं बल्कि वीडियो कॉलिंग में बात किया करूंगा। बोलो, मंजूर है तुम लोगों को? अरे बाप रे, अगर ये पैसे नहीं भेजेगा तो मैं अपने सारे शौक कैसे पूरे करूंगी? इस घर का तो राशन पानी ही खत्म हो जाएगा। अरे इस छोटे बेटे से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। बहू तुम भी हमें माफ कर दो। आज के बाद तुझे इस घर के काम काज करने की भी जरूरत नहीं है, तू बस आराम करना। अरे मूर्ख, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपनी भाभी के पैरों में गिर जा, उससे माफी मांग, अपने किए का अजाला कर ले। अरे तो अपनी माँ से माँ भाभी पर हाथ उठाता है, नालायक। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। आज के बाद ऐसी कभी गलती नहीं होगी, ये मैंने सब अनजाने में कर दिया। जी भाभी, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। आज पहली बार देव के घर वालों ने देव को इतने गुस्से में देखा, इसीलिए अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो नंदिनी को पलट कर जवाब भी दे सके। नंदिनी ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि चुप रहकर घर की इज्जत नहीं बचाई जा सकती। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये छोटी सी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।